अभी हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है जिसमें जाति समाहित है उससे संबंधित है। क्योंकि यह मेरी मजबूरी बन गई थी कि इसको एक टॉपिक बनाकर कवर किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन जातिवाद जो होता था आपस में झगड़े लड़ाई उसके विरोधी थे। लेकिन वो कभी भी जाति व्यवस्था को भंग करने की बात नहीं करते थे। वहीं भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था को भंग करने की बात करते थे। और इसी तरह न जाने कितने ही षड्यंत्रकारियों ने इसी तरह नहीं, हम देखते हैं कि 1100 ईस्वी के बाद या उससे पूर्व भी जितने आक्रमण हुए, इन सभी षड्यंत्रकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया। कम से कम 17 बार आक्रमण हुआ इस देश पर। और 1100 ईस्वी में बहुत यह भयानक रूप ले चुका था। और ये लोग हमारे देश पर आक्रमण करने के बाद हमें जातियों में बांटने, बल्कि जातियों में लड़ाने की कोशिश करने लगे और जातिवाद फैलाने की कोशिश करने लगे। हमारे जो किताबें थी, ग्रंथें थी, उसको तहस नहस कर दिया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी या विश्वविद्यालय ऋषिकुल थे, उसे तोड़ फोड़ कर दिया और अपने अनुसार कैसे जाति में फूट डालना है, कैसे आपस में हमें लड़ाना है, इसी को धीरे धीरे सम्मिलित करते गए और हमें आपस में लड़ाते चले गए। और आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि इसी तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अब तक कि यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियो वगैरह मिल जाते हैं जो कि जाति के अगेंस्ट में बोला जाता है, जातिवाद फैलाने की कोशिश की जाती है। इसमें बहुत सारे कोचिंग शिक्षण संस्थान, वो अभी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व होते हैं जो कि यूट्यूब पर दावा करते हैं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा फैकल्टी है या मैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कवर करता हूँ विश्व भर में यूट्यूब पर, या बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं। लेकिन इस जो जाति की जो व्यवस्था है इसे पूर्ण रूप से ना बताकर केवल आधे अधूरे अपने ज्ञान को, या जो आधे अधूरे जो घटनाएं कहीं घटी हुई है जो कि उन षड्यंत्रकारियों ने पहले हमारे इतिहास को रच दिया और उसके बाद हम लोग आपस में लड़े, बस वहीं आपस में जो हम लड़े हैं उसी को दिखाकर ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही असभ्य हैं या हमारी जाति बहुत ही बेकार है, इसे नष्ट हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जिसके कारण मुझे इस टॉपिक को कवर करना पड़ा और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करने पड़े। और ये टॉपिक नहीं है, हम लोग की ये धरोहर है, जिसके कारण ही हम लोग सोने की चिड़िया कहलाए थे। शायद ये बात आपको सुनकर अचंभा लगेगा कि आखिर हम लोग सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे। तो ये जाति व्यवस्था के कारण ही हम लोग सोने की चिड़िया कहलाए थे, जो कि आज तक कोई नहीं बता पाया है। मैं जहाँ तक देखा हूँ या पढ़ा हूँ, कहीं भी कोचिंग सेंटर या कहीं पर भी थोड़ा बहुत मैंने जानकारी अर्जित करने की कोशिश की है, तो मुझे कहीं नहीं मिला कि जाति व्यवस्था से ही हम लोग सोने की चिड़िया कहलाए। चलिए मैं इस भारतीय सभ्यता संस्कृति में जाति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसे आप लोग जरूर देखना, क्योंकि ये हमारी जाति के बारे में बहुत विस्तृत ब्यौरा इसमें है। इसमें फॉर्मेट में तो हमने कुछ कम ही दिया है, लेकिन ज़्यादा तौर पर कवर करने की कोशिश करके पहले फॉर्मेट के अनुसार ही 3-4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अनुसार ऋग्वेद के 10वें सूक्त में, अब ये ऋग्वेद का 10वें सूक्त मतलब क्या, हमारे यहाँ 5 वेद लिखे गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, और 5वां जो होता है सूक्ष्म वेद या नाट्य वेद कहा जाता है। अब ये ऋग्वेद के 10वें सूक्त में लिखा है कि एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
मतलब कि एक ही पिताजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, और वही ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य और शूद्र होंगे। और ये ब्राह्मण कैसे होंगे? तो जो पठन पाठन या गुरु जी का काम करेंगे, या वैद्य हकीम का, वैद्य का या आयुर्वेदिक दवा बनाने का काम करेंगे, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। जो राज्य शासन या उस क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम होंगे, जो बलशाली होंगे, उन्हें क्षत्रिय कहलाएंगे। तथा जो हमारे लिए भोजन का संग्रहण या व्यापार वगैरह करेंगे, जो धन अर्जित करेंगे, उन्हें वैश्य कहेंगे। और जो सबकी सेवा करेंगे या मंद बुद्धि के जो लोग हो जाएंगे, उनको सबसे जो मंद बुद्धि के होंगे, उन्हें क्षुद्र की कैटेगरी में रखा जाएगा। और वो इन सबों की सेवा करेंगे, या जो भी मतलब छोटे मोटे काम होंगे घर के, वो सारे ये निपटाएंगे। इस ऋग्वेद के 10वें सूक्त के अनुसार यही लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक संस्कृत में श्लोक है, उसके अनुसार, संस्कृत के श्लोक को हम नहीं पढ़ना चाहते, केवल उसका अर्थ बता देना चाहते हैं, क्योंकि और भी ये लंबा जाएगा। तो उस श्लोक में लिखा है कि एक ही शरीर के 4 भाग कर दिए गए हैं, और उस 4 भाग में जो गर्दन से ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसे हम ब्राह्मण की कैटेगरी में रखते हैं। जो कि तेज तरार या बुद्धि विवेक की बात होती है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। दोनों बाजुओं को क्षत्रिय की श्रेणी में लाया गया है, और गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का पार्ट को हम वैश्य कहते हैं, तथा कमर से नीचे के पार्ट को हम क्षुद्र कहते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कमर से नीचे का पार्ट जो है, क्या वो क्षुद्र है, क्या उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो आप देखेंगे कि सारी सृष्टि से कमर के नीचे के पार्ट से ही रची जाती है। और इसी से पहला जो प्रक्रिया होती है सृष्टि रचना की, या कहें मानव रचना की, सृष्टि नहीं मानव रचना की, वो यहीं से शुरू होती है। तो क्षुद्र कैसे सबसे निम्नतर हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आया कैसे बताया जाता है कि क्षुद्र निम्नतर हो गया। अब एक और साक्ष्य है जो कि हमारे समाज में अभी भी प्रचलित है। ये दोनों तो ऊपर वाले जो है वो तो प्रचलित है ही, लेकिन ये जो है सप्तऋषि सिद्धांत से संबंधित है, जो कि हमारे यहाँ माना जाता है कि मानव जाति सप्तऋषि सिद्धांत से ही आगे बढ़ा है सनातनी संस्कृति का। और ये सप्तऋषि सिद्धांत ही 7 कुरियों में 4 वर्णों के अनुसार बट गया है। चारों वर्ण में ये सप्तऋषि सिद्धांत लागू हुआ है, जो कि 7 कुरी हो गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो होगा उसमें भी 7 कुरी होंगे, और ये कहीं कहीं ब्राह्मण में 13 कुरी तक भी देखने को मिलता है। और इसमें ये देखा गया है कि ये जो 7 कुरी है, जो पढ़ा लिखा होगा ब्राह्मण में भी, वो भी उच्च कुल का हो जाता है, और जो निम्नतर रहेगा वो क्षुद्र कुल का हो जाता है। यहाँ ब्राह्मण में भी निम्न और उच्च जाति की बात आती है, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के अंदर ही कर्म के आधार पर। उसी तरह क्षत्रिय में भी आता है कि जो तेज तरार होगा, पढ़ा लिखा होगा, विवेकवान होगा, वो उच्च कुल की श्रेणी में आएगा, और जो निम्नतर होगा, जो मंद बुद्धि होगा, वो क्षुद्र कुल में आ जाएगा, कुरी में आ जाएगा। इसी तरह का विधान वैश्य में भी है, और इसी तरह का विधान क्षुद्र में भी है। क्षुद्र में भी जो भी पढ़ा लिखा तेज तरार पुरुष होगा, वो रिसर्च करने वाला होगा, वो उच्च कुल का हो जाएगा। और जो निम्नतर होगा, मंदबुद्धि होगा, वो क्षुद्र कुल। और जो शरीर से बलशाली होगा, राष्ट्र रक्षा या क्षेत्र रक्षा में बलशाली होगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और जो सबकी खान पान की व्यवस्था करेगा, वो वैश्य कहलाएगा। एक ही जाति के अंदर उपलब्ध
सभी शास्त्र प्रयोगी ज्ञान का संग्रह कर उसका साइंटिफिक विकास करना भी इस प्रत्येक जाति व्यवस्था में सम्मिलित थी, जिससे हमारी जाति में आज भी शादी विवाह होता है वो यहीं सात पूरी देखकर किया जाता है। और ये सात पूरी का एक साइंटिफिक और भी बहुत सारे महत्व आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे पास तो कुछ कम ही संग्रहित है, लेकिन आप लोगों के पास ज़्यादा होगा तो आप लोग अपने घर में अपने माता पिता या अन्य लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ बता देता हूँ। उसमें साइंटिफिक विधि ये है कि आपका जब भी शादी विवाह करने जाएंगे आपका गणना मिलाया जाता है कि कितना कितना गणना मिलता है। उसके बाद आपको देखा जाता है कि आप देव में है, दानव है या मानव है। उसके बाद आपका देखा जाता है कि आपका गोत्र क्या है। अगर आप एक ही गोत्र के होंगे तो आपका शादी नहीं होता है। एक ही जाति में एक ही गोत्र के होंगे तो आपका शादी नहीं होगा, क्योंकि ये साइंस ने प्रमाणित कर रखा है कि अगर एक ही पिता की संतानें आपस में शादी करती है तो उसका जेनेटिक साइड इफेक्ट होता है और वो बीमारग्रस्त होता है बच्चा। लेकिन यहाँ एक चीज और देखने को मिलता है कि अगर हम उच्च कुल के हैं एक ही जाति के अंदर, तो हम एक ही जाति के अंदर जो निम्न कुल वाले हैं उससे रिश्ता ना जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह भी देखने को मिलता है। तथा इसमें ग्रह, नक्षत्र, दशा, ये सारी चीजें इसे पूरी में ही आपको समाहित मिल जाता है। इसमें भविष्य मालिका या जन्म कुंडली की बात भी आती है कि आपके जन्म तिथि के आधार पर, समय के आधार पर आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, जो कि एक बच्चे की भविष्य मालिका होती है। वो उसका भविष्य लगभग उसके अनुसार ही उसका फ्यूचर चलता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कर्म के आधार पर, नहीं तो वो लगभग एक समान सा चलता है। इसमें कहीं कमी नहीं आती है। तथा इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में जातीय पहचान जो आज के समय में आधार कार्ड है, डीएल है या पैन कार्ड है इत्यादि के रूप में भी पहले जारी जाती थी। जैसे पराशर स्मृति में ब्राह्मण में पराशर टाइटल लगाना शुरू हो गया। अग्रहरि गुप्त काल में एक लोकतांत्रिक गांव बना था, जो कि अब एक जाति हो गई अग्रहरि टाइटल। तथा हम देखते हैं कि पूर्व और पश्चिम और सभी क्षेत्रों में, भारत के सभी क्षेत्रों में लोग अपने पिता का नाम या पिता का टाइटल या पिता पुत्र का नाम एक साथ, माँ का भी नाम एक साथ लगाते हैं और उनका पहचान आसानी से हो जाता है। ये भी एक टाइटल के रूप में ही काम करता है। अब हम थोड़ा सा जाति के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने 4 वर्ण का जिक्र किया है ऋग्वेद के अनुसार। तो उसके अनुसार थोड़ा जाति के बारे में जान जाते हैं कि कितनी जातियाँ थी हमारे यहाँ और इसके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं। अब हम जातियों को देखने की कोशिश करते हैं। जो एक वेद का ज्ञान रखेगा उस समय उसे एक वेदी कहा गया। जो 2 वेद का ज्ञान रखेगा उसे 2 वेद मतलब 2 वेद नहीं, बल्कि एक हायरार्की बना था कि पहले कौन सा वेद बना, उसके बाद 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 कौन सा। उसी आधार पर एक जाति का निर्माण हुआ। तो जो दूसरे वेद का ज्ञान रखा उसे द्विवेदी या आज के समय में दूबे कहते हैं, ये कहा गया। फिर जो तीसरा वेद का ज्ञान रखेगा उसे त्रिवेदी या तिवारी कहा जाता है। जो चतुर्थ वेद का
ज्ञान रखेगा उसे चतुर्वेदी या चौबे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण जाति का हायरार्की है, जो ब्राह्मण हुए। उसके बाद हम देखेंगे कि अध्यापन का कार्य करने वाले उपाध्याय जो कि घृत कौशिक ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जो त्रिपाठी हैं वो सौंडिल्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं। त्रिपाठी में भी अन्य सारे लोग हैं जो सौंडिल्य ऋषि के माने जाते हैं। तांत्रिक जो हैं वो ओझा जी होते हैं, उनको कहा जाता था। ज्योतिष ज्ञान रखने वाले को जोशी ब्राह्मण में कहा जाता है। दीक्षा देने वाला को दीक्षित कहा जाता था। शास्त्र विशेष को पढ़ाने वाले को पांडे कहा जाता था। गांव के गुरु जी को पुरोहित कहा जाता था। बल्कि आज भी ये टाइटल लगती है। वेदाचार्य का कथा वाचक को पाठक कहते हैं। शुद्ध उपजीवक को शुक्ल कहते हैं। राजा का गुरु को रावल कहते हैं। एक रावत भी ब्राह्मण में टाइटल होते हैं। यज्ञ करने का कार्य को याज्ञिक या वाजपेयी कहते हैं। होता का कार्य करने वाले को अग्निहोत्री कहते हैं। उसके बाद अन्य सारे टाइटल भी मिले हैं, जैसे झा, मुखर्जी, बनर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मिश्रा, नागर, पांडे, पांड्या, देशमुख, नायर, नायक और न जाने कितने और टाइटल मुझसे छूट गए हैं। उसे आप लोग चेक कर लीजिए या ढूंढ लीजिएगा जो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद हम राजपूत जाति की श्रेणी को देखते हैं, जो कि किताबों में लिखा हो कि पृथ्वी के त्रास के हरण करने हेतु वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जिसके अग्निकुंड से 4 राजपूतों का जन्म हुआ। उसमें प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार की बात आती है। और प्रतिहार जो हैं उनसे गुर्जर प्रतिहार निकले, फिर भोज प्रतिहार निकले, फिर पाल वंश की उत्पत्ति हुई। फिर पाल वंश के लोग ही चौधरी टाइटल भी कहीं कहीं लगाने शुरू कर दिए थे तथा उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मा क्षत्र परंपरा से तात्पर्य उन वंशों से है जो पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय हो गए। ऋग्वेद एक ही पिता के 4 पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। परशुराम जी के रूप में क्षत्रिय की भी उत्पत्ति मानी जाती है। सेन वंश भी ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए। कानाट क्षत्रिय भी ब्राह्मण से क्षत्रिय, ब्रहा क्षत्रिय भी ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए। ये क्षत्रियों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चालुक्य अथवा सोलंकी की उत्पत्ति अग्निकुलीन राजपूत के रूप में माने जाते हैं। मुझे राजपूत जाति की इतनी ही श्रेणी जाति मिली है। अगर किसी को और पता है राजपूत जाति में तो उसे और भी संग्रहित करने का कोशिश करे और मेरे इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे ताकि मैं उसे संग्रहित कर सकूं, ताकि अपनी जातियों की पहचान एक जगह इकट्ठी रह सके, जो कि नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैश्य में जो वैश्य है वर्ण के अनुसार उसमें यादव, यदुवंशी, कुर्मी, जाट, गुज्जर, महतो, कोयरी, बारी, बढ़ई, लोहार, कहार, सोनार, कानू, नाई, कुम्हार, प्रजापति, साहू, तेली, धनी, बनिया या गुप्ता, माली, केवट, मलाह या रामायण काल से ही मलाह या केवट की बात आती है। तुराहा, जिंदल, मंडल, चावला, चंद्रा, श्रीवास्तवा तथा कई अन्य सारे नाम मिले हैं जिसका मैं वैश्य क्षुद्र में वर्गीकरण नहीं कर पाया हूँ। वो एक पोस्ट में है, उसे देख लीजिए आप। सिंधे, डिमरी, सत्यार्थी, सांगवान, रेड्डी, सेठी, गंगटे, सत्यार्थी, नडेला, अहलुवालिया, मल्होत्रा, माथुर, अग्रवाल, क्वात्रा, भल्ला, ब्रजाज, जसवाल, बेरी, खड़गे, नायडू, जिंदल, कपूर, जौरी, परेख, गोयल, सिकरी, मोदी, भटिया, सांगला, सान्याल, भटनागर, पाटिल, मित्तल,
छिब्बर, पवाड़िया, पूर्णिया, बिंदु, द्रविड़, हिवासी, पोवार, गुच्छ, पवार। उसके बाद हम देखते हैं क्षुद्र जाति में बहुत सारे जातियाँ आ जाते हैं, जैसे चमार या राम या हरिजन, दुसाध, धोबी, रजवार, डोम, नेटुआ या नट, मुसहर, मेहतर, भूइयाँ, कोल, उराव, पासी, गगरा, हाली, डगोली, पट्टीदार, डोगरा, निषादराज। रामायण काल से ये धोबी भी रामायण काल में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारी और भी जातियां हैं, उससे देखने की कोशिश करते हैं, जो कि जिसमें नाम आता है कोल जनजातीय का। उसके बाद हम लोग देखते हैं खोंड विद्रोह देखने को आता है, जिसे बिशोई ने किया था। ये चक्र बिशोई जनजाति का नाम आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चुआर जनजाति, जो कि जनजाति या जाति क्षुद्र में जो आते हैं उसने देखते हैं। फिर कोल, इसमें जो जाति है उनका मुंडो। उसके बाद हम देखते हैं कि दिकू जनजाति। उसके बाद हम देखते हैं कि संथाल। उसके बाद हम देखते हैं कि संथाल के बाद खरवाड़, खोंड, कोरुमल्ल्या जाति। उसके बाद हम देखते हैं कि नेकदा आदिवासी, भील जाति। उसके बाद हम देखते हैं भूयान, जो हैं वो जाति एक थे आदिवासी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कोया और कोंडा सोरा आदिवासी। उसके बाद देखते हैं मुंडा। उसके बाद देखते हैं ओरावो जनजाति आदिवासी। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेचू आंदोलन। इसके बाद रंपा, गुंडेम, अलूरी, सीताराम, राजू। उसके बाद देखते हैं जयंतिया, गारो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
कुंवर सिंह फांस या आदिवासी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पोथांग। कुकी विद्रोह। उसके बाद हम देखते हैं परीक्षित जमातिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रियांग आदिवासी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोंगमई आदिवासी, जेलिंगशियांग, लियांगमई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और न जाने कितने जाति जो हमसे छूट गए हैं, कृपया उसे आप लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं और जातियों के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन रख सकूं। जब कभी ज़रूरत पड़े तो कोई अगर पूछना चाहे तो मैं उसे बता सकूं, ताकि हमारी गौरव, हमारी गाथा। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आता है एक बात रामायण काल की या राम राज्य की बात। तो उसी राम राज्य को आर्यावर्त भी कहा जाता है। ये 2-3 प्रसंगों में मुझे देखने को मिलता है। जैसे हनुमान और भरत मिलाप, या जब माता सीता का विवाह श्री राम जी से हो रहा था, तब वहाँ माता जानकी और उनकी जानकी जी की जो माता थी वहाँ की उन दोनों के बीच के वार्तालाप 16 श्रृंगार के संदर्भ में माता बताती हैं कि बेटी तुम्हें आर्यावर्त में जाना है तो वहाँ इस 16 श्रृंगार को भी धारण करके ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये सभी जाति आर्यावर्त या रामायण या दशरथ राज्य में भी समृद्ध अवस्था में पहुंची हुई थी। जितनी जातियों का हमने जिक्र किया है, निषाद राज का रामायण काल में जिक्र है, यहाँ तक जो हमारे डोम हैं, हमारे यहाँ डोम कहते हैं, कहीं कई क्षेत्र में भंगी कहते हैं, उनका जिक्र होता है आपको राजा हरिश्चंद्र के समय में ही। जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई जाती है, या जो इतिहास के पन्नों में है। और उसी जब ये जातियों का विभाजन हो रहा था, तो उसी समय इन जातियों को कई सारे व्यवसाय भी दे दिया गया था। ये मैं अपने से गढ़ी गढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूँ, ये अभी भी हमारे समाज में कई जातियों ने इस परंपरा को बचा के रखा है और इस पर काम भी करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। मैं खुद प्रत्यक्षतः कई सारी जातियों से मिल चुका हूँ जो अपनी जीविका के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं हर एक जाति को जो काम बांटा गया था उसकी चर्चा करूँगा। राम जी के काल में तो ये था ही, और वत्सायन जी जब अपनी किताब लिख रहे थे तो उसमें इन्होंने उस समय देखा कि 64 ऐसी समृद्ध तकनीकी कला थी जो जातियों में समाहित थी। वहीं भरत मुनि जी ने भी
जब किताब का संग्रह किया नाट्य शास्त्र का, तो उस समय उन्होंने भी पाया कि 15 जातियों में ये संगीत कला विद्यमान थी, जिसका मैं अब जिक्र करने जा रहा हूँ। बढ़ई जो थे वो फर्नीचर व्यवसाय का काम करते थे, कुम्हार जो थे रियल सेक्टर में काम करते थे, चर्मकार थे लेदर का व्यवसाय करते थे या डिलीवरी का व्यवसाय। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो आशा आज के दौर में डिलीवरी का काम करती है, ये विशेषकर चर्मकार का व्यवसाय था जो कि ये लोग करते थे डिलीवरी का काम। लेकिन आज ये आशा सभी जातियों में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी आशा का काम या डिलीवरी का व्यवसाय करता है या काम करती हैं, या राजपूत भी करते हैं आज के दौर में, जो कि पहले भी होता था। लेकिन ये विशेषकर चर्मकार के लिए, जो कि एक जाति में एक ही जाति में जो निम्नतर हो जाता था, उसे ये चर्मकार का दिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण की श्रेणी में निम्न क्यों ना हो जाए, चाहे ये क्षत्रिय की श्रेणी में ही निम्न क्यों ना है। तो ऐसी व्यवस्था थी। यादव जी को दूध का व्यवसाय दिया गया था, दर्जी को टेक्सटाइल का व्यवसाय दिया गया था, लुहार को लोहे का व्यवसाय दिया गया था, ठठेरे को बर्तन का व्यवसाय, बारी को पत्तल का व्यवसाय, उसके बाद बारी के बाद हम देखते हैं तो हरिकार को सूप का व्यवसाय या डोम को हरिकार या डोम को सूप का व्यवसाय या पंखे बनाने का या कहें आपको खचोले बनाने का काम, मलिहार को चूड़ी का व्यवसाय, खटिक को मीट का व्यवसाय, माली को फूल का व्यवसाय, तेली को तेल का व्यवसाय, बनिया गुप्ता को उद्योग धंधा का व्यवसाय, सुनार को सोने का व्यवसाय, भूमिहार को खेती का व्यवसाय, वैश्य को खेती से संबंधित कार्य एवं भरण पोषण का कार्य, ब्राह्मण को गुरु शिक्षा दीक्षा एवं आयुर्वेदिक दवा इलाज वैद्य का काम, राज शासन में मदद का काम सौंपा जाता था। क्षत्रिय को राज शासन का काम है, नाई को सैलून, हेयर कटिंग, ब्यूटिशियन, पार्लर इत्यादि का काम, सर्जरी सिजेरियन का काम भी कर्नाटक राज्य में देखने को मिला। डोम को लकड़ी को फाड़न का काम, वो मुखाग्नि के समय अग्नि देने का काम, बाँस से सूप, पंखा, डाली, खचोली बिनने का काम। और ये जो डोम है वो इनका प्रमाण राजा हरिश्चंद्र जी के समय से मिलता है। मुसहर जाति ये लोग लकड़ी घूम घूम कर जंगलों गाँव के क्षेत्र से बिनते हैं, उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते। जब भी सनातनी जाति में किसी भी मृत्यु हो जाती है या खुशी की बात होती तो इन्हें भोज के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। जब तक ये लोग भोजन व अतिथि सत्कार न ग्रहण कर ले और आशीर्वाद न दे, तब तक वो त्यौहार कुशल और मंगल नहीं माना जाता है। यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो वात्स्यायन जी 64 तकनीकी कलाओं का जिक्र किए थे, उसमें बहुत सारे जो व्यवसाय थे मैंने तो जिक्र किया, लेकिन और भी समझ लीजिए। वात्स्यायन जी के अकॉर्डिंग वाणिज्य, भेजन, फार्मेसी, शल्प कर्म व चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, पंछी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान, यंत्रकार, रथकार, स्तंभकार, सुवर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, लोहकार, तक्षक, रंगसाज, रज्जुकर, वास्तुकार, पाक विद्या, साक्ष्य, नदी जल सूचिकार, गौशाला प्रबंधन, उद्यानपाल, वनपाल, नापित, पैरामेडिकल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, नौकाशास्त्र, रसायन शास्त्र, ब्रह्मविद्या, न्याय, वैदिक शास्त्र, अथर कर्णवाद तथा जो भारत के गुरुकुल में ऋषिकुल में क्या पढ़ाया जाता है उसको भी आप जान लीजिए। अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्रलोक विद्या, मेघ विद्या, पदार्थ विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सौर ऊर्जा विद्या,
दिन रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, तार संचार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, आग्नेय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या इत्यादि का हमने सर्च कर पाया है कि इतनी सारी विद्याओं का जिक्र होता है तथा इसमें जो हम बताए हैं ये आर्यवर्त में भी बहुत समृद्ध थी और इसका संग्रहण जो वत्स्यायन मुनि थे, वत्स्यायन ऋषि थे, उन्होंने इसका संग्रहण किया था तथा एक कामसूत्र पर या काम शास्त्र पर एक किताब भी और भी लिखी थी। अब आर्यवर्त में जो हमने 16 संस्कार की बात की है वो 16 संस्कार निम्न प्रकार से थी। मिशी स्त्री को बहाना बनाना छोड़ना होगा, शादी विवाह के बाद जो ससुराल जाती है। मेहंदी लगाना, जग में अपनी लाज तुम्हें बनाए रखनी होगी। काजल, शीत का जल आंखों में हमेशा धारण करना होगा। बिंदिया, आज से तुम्हें शरारत को गीतांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। न किसी भी बुराई आज के बाद नहीं करोगे, किसी की भी बुराई, मन पर लगाम लगाना होगा। टीका यश का प्रतीक है। तुम ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। बंदनी, पति, सास ससुर आदि सभी की सेवा करोगी। पति अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना, और लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। कर्णफूल, दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। हंसली, हमेशा हंसमुख रहना होगा। सुख ही नहीं दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। मोहन माला, सबका मन मोह लेने वाली कर्म करती रहना। नौलखा हार, पति से सदा हार स्वीकार करना सीखना होगा। कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बाँक, हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। छल्ले, किसी को छल नहीं करना। पायल, बुढ़ी बाड़ियों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। अंगूठी, हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना होगा। उसके बाद 16 संस्कार का भी जिक्र आता है। शुरू में ही जब भगवान राम ज्ञान ग्रहण करने के लिए जा रहे थे तो उनका 1-2 संस्कार हम रामायण काल में भी देखने को मिला है शुरुआती के, जबकि 16 संस्कार राम जी के हुए थे। इसमें कुछ संस्कार का मुझे नाम ध्यान है। गर्भाधान संस्कार, उनसंग संस्कार, जन्म संस्कार, चौल संस्कार या मुंडन संस्कार, नाक कान छेदन संस्कार, नास्तक संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विद्या ग्रहण कर वापस आने का संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, दास संस्कार, पितृदाह संस्कार, पितृपुण्य संस्कार, जो पिता मर जाते हैं हर वर्ष मनाया जाता है, ये भी एक संस्कार के तौर पे ही माना जाता है। और इन सभी संस्कारों में हम देखते हैं कि इन सभी संस्कारों में हम देखते हैं कि सभी जातियों को आमंत्रण रहता था, चाहे वो किसी के घर में हो, राजा हो या रंक हो। ये सभी संस्कार सभी जातियों में प्रचलित थी और सभी जातियों को वहाँ बुलाया जाता था और सभी को वहाँ कुछ न कुछ काम लेकर उनको दिया जाता था। और इसी कड़ी में मुझे कुछ और भी तथ्य मिले हैं जो कि हमारे देवी देवताओं से रिलेटेड है, जो कि हमें आपस में देवी देवताओं के लिए लड़ाने का जो प्रयास होते रहा है आज तक, मैं उससे भी थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सभी जातीय विष्णु, शंकर, काली, दुर्गा इत्यादि सभी माताओं का तो पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कुल देवता के रूप में भी चिन्हित किया गया कि ये लोग विशेषकर जब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमारे धार्मिक स्थलों पर हमला करने लगे थे तो
उससे उससे पहले ही बल्कि हमारे कुल देवी देवताओं का भी निर्माण हो गया था, जो कि घर में पूजे जाते थे। इसमें जो ब्राह्मण होते थे वो ज़्यादातर विष्णु, शंकर, काली, दुर्गा देवताओं का क्षत्रिय काली भवानी देवी के रूप में पूजते थे। दूसरा जो हरिजन श्रेणी में या शूद्र श्रेणी में आते थे, मैंने अब तो क्लियर कट नहीं देखा, लेकिन इन लोगों का मिला है डिहवार जी, भैरव बाबा, शैर माई इत्यादि का पूजा करते थे, तथा रजवार, तारणवीर, बढ़ई, विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं कुल देवी देवता के रूप में। उसी तरह जल देवता की भी पूजा कुछ जाति करते हैं। उसी तरह वन देवता की भी पूजा कुछ जाति लोग करते हैं। उसी तरह इंद्र देवता के भी कुछ लोग जाति लोग पूजा करते हैं। इसमें हमें यही देखने को मिलता है कि ये जो हमारी जाति परंपरा थी, या जो हम लोग जातिवाद जो आजकल फैलाया जा रहा है, उससे तो कुछ हमें बहुत ज़्यादा ही अलग देखने को मिलती है। और ये आर्यावर्त काल से ही बहुत समृद्ध रही है। और इस व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में यह भी देखने को मिलता है कि जब भी फसल कटती थी, या शादी विवाह होता था, या षोडश संस्कार होते थे, या मठ मेले लगते थे, उसमें जाति के लोगों को पहले तो ये फसल जब कटती थी किसी के यहाँ, तो ये सभी जाति अपना अपना हिस्सा लेने उस खेत में पहुँच जाते थे, और सभी को अपना अपना हिस्सा मिल जाता था, क्योंकि उस समय की वही अर्थव्यवस्था थी। और ये लोग हिस्सा लेकर अपने अपने घर चले जाते थे, जैसे चमार, नाई, ब्राह्मण, लोहार, सुनार, जितनी भी जातियां, ये सभी लोग लेकर अपने अपने घर चले थे। और अनाज का भंडारण रहता था, 1 साल की खाने की व्यवस्था इन लोगों की आराम से हो जाती थी। और इसी आर्यावर्त की समृद्ध शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और परंपरा में यह भी देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा, और सभी लोग समृद्ध रहे। और जब इन गांवों में बाजार या मेला या कुछ लगता था, तो ये लोग बार्टर सिस्टम, अर्थात अनाज के बदले कुछ अन्य सामान खरीदना होता तो ये लोग लेन देन कर लेते थे। और ये लोग खरीदारी आसानी से कर पाते थे, क्योंकि सामान के लेन देन से ही खरीदारी हो जाती थी। उसमें पैसों का प्रचलन हमें तो अभी तक देखने को नहीं मिला। सोने चांदी का प्रचलन तो मिला। और इसी प्रकार 56 प्रकार के व्यंजन बनाने की भी विधि का प्रमाण इस समय मिलता है। आर्यावर्त काल में ही 56 प्रकार के। और हम देखते हैं कि इसी आर्यावर्त के काल में, इसे आर्यावर्त के नाम को बचाने के लिए ही आर्य टाइटल की उत्पत्ति हुई। जिस तरह से अग्रहरि या अन्य या त्रिवेदी या अन्य की उत्पत्ति हुई, इसी तरह से आर्य की उत्पत्ति हुई। और आज के दौर में देखते हैं कि एक मेजर है गौरव आर्य, ये उन्हीं से माना जाता है, न कि ये ईरान से आए हैं, बल्कि ये भारतीय हैं। तथा हम देखते हैं कि उस समय में ब्राह्मण द्वारा या सभी जातियों की मिली भगत से गांव की बसावट होती थी, जिसकी चौथी मंत्र उच्चारण या सिद्धि द्वारा गांव को बांधना। देवी देवता विष्णु, शिव, काली, दुर्गा, 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, समत गोसाई, डिहवार, भैरव जी, शीतला माई, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सूर्य मंदिर इत्यादि का प्राण प्रतिष्ठा करना, कि ऐसे ही बल्कि प्राण प्रतिष्ठा कर गांव की बसावट की जाती थी। उसके बाद उस गांव में आयुर्वेदिक औषधीय पौधे का रोपण, जैसे नीम, जामुन, अमरूद, सिरफल, बेल, तुलसी, हल्दी, बेर, पाकड़, एकवन, पपीता, आंकड़ा, पलाश, शैर, अपमार्ग, पीपल, गुल्लर, शमी, चंदन, अश्वगंध इत्यादि। मुझे तो कम ही मिले हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जो आयुर्वेदिक दवा जिनसे बनते हैं, उन पौधों का रोपण उस गांव के क्षेत्र में करते थे। और उन्हीं से वैद्य लोग होते थे या जो गुरु होते थे, वो इनकी
अपने गांव की या अपने क्षेत्र की सेवा करते थे, जो कि आज के समय में जब विलुप्त होने के कगार पे थी, तो इसे हवन सामग्रियों के रूप में इसका प्रयोग होना ज़्यादा शुरू हो गया। और तथा हवन करने का एक साइंटिफिक प्रमाण भी मिला है कि अगर हम 1 चम्मच घी लेकर खाते हैं तो उसे बहुत कम लोगों में बांटते हैं, लेकिन अगर वो हवन के माध्यम से अगर अग्नि में प्रवेश करते हैं तो वो उसका प्रताप बहुत सारे लोगों पर जाता है, जबकि 1 चम्मच घी को हम कुछ लोग ही खा पाते हैं। तो इस कारण से इनका हवन में डालना भी प्रारंभ हो गया, ताकि लोगों को रोग दुख से मुक्ति मिलती रहे। तथा एक ऋग्वेद में एक और मुझे परंपरा देखने को मिलती है, जो कि जातियों में बाद में समाहित होगी। वो ऋग्वेद में दिखाया जाता है कि जमीन भूमि से 4 अंगुल भूमि का छोड़ दिया जाता था। गेहूं के बाली के नीचे का पशुओं का हिस्सा होता था। पहली फसल की पहली बाली अग्नि को दी जाती थी। उदाहरण जैसे आज के समय में हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, होलिका दिन जौ का द्वारा अग्नि में भूंजा जाना, या जो फसल होने की खुशी में हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अनाजों को हम लोग अग्निदेव को देते हैं। बाली से गेहूं अलग अलग करने पर भूरी भर दाना पक्षियों का, बाली से गेहूं अलग करने पर भूरी भर दाना पक्षियों का, गेहूं का आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुत्था आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौमाता को, पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर हमारी थाली, आखिरी रोटी कुत्ते को। इसी का आधार है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि ये जो बनी परंपरा तो बहुत ही समृद्ध हो गई, और ये इतनी जाति के पास ऑलरेडी प्राचीन काल से कौशल है इन्हें, फिर भी आज के युग में या वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए कौशल विकास के अंदर जाना पड़ता है और दूसरे तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जबकि अगर सरकार चाहे या हमारे देश के जो नेतृत्व करता है या पीएम स्तर पे जो भी पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, तो वो इन जातियों को उनका परीक्षण कर 1 दिन में ही सर्टिफिकेट दे देंगे, कौशल प्रशिक्षण का वो सर्टिफिकेट दे देंगे, ताकि ये लोग अपना रोजगार व्यवसाय आसानी से कर सके। लेकिन इनको दबाकर एक नए तरह की जो विदेशी व्यवस्था थोपने की कोशिश की गई है, उसे लागू करने की कोशिश की जाती है। जबकि हमारे यहाँ के जो मूल रीति रिवाज में है, जिससे हम लोग एक समय बाद सोने की चिड़िया कहलाए, जिसका भी जिक्र हम करेंगे। ये सभी जाति कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कई वर्षों से उद्योग स्थापित, प्रत्येक घर में या स्टार्टअप व्यापार करना, रिसर्च करना, उद्योग संबंधी जाति के अंदर में ही रही। तब जाकर हम लोग धीरे धीरे करके सोने की चिड़िया भी कहलाए। और ये सोने की चिड़िया राम युग से देखने को मिलती है। जैसे राम राज्य की कल्पना करते हैं, उसके बाद समृद्ध राम राज्य भी देखने को मिला कई दशकों। ये राम राज्य या कई भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्यावर्त की अर्थव्यवस्था, जब कालखंड में नाम बदले भारत की या अखंड भारत की बात की गई, तो ये सोने की चिड़िया रही। और ये 1000 ईस्वी के बाद तक ये, या मुगलों ने भी कुछ समय तक संभाल के रखा, इसे सोने की चिड़िया को संभाल के क्या रखा, बल्कि ये लूटते ही रहे, बस दिखावे के लिए छोड़ते रहे या अपने लिए ले जाते रहे। लेकिन ये सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बनी, इन जातियों की बदौलत ही बनी जो कि हमारे यहाँ व्याप्त है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जातियों का हमने तो जिक्र कर दिया है, तथा भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र थी, किसी को हो सकता है कि विश्वास न हो कि नाट्य शास्त्र में जो मैंने 15 जातियों की बात की है वो कैसे सही है। तो आप कर्नाटक संगीत में जाके देखिएगा कि वहाँ कंपोजिशन किया गया है गीतम सुलादी
स्वरा जाति, जाति स्वरम, ये स्वरा जाति, जाति से ही संबंधित है, तथा जाति स्वरम, जाति से ही संबंधित है, वर्णम, वर्ण से ही संबंधित है, कृतनम, कृति, पादा, ज्वाली, पल्लवी। आप इसे चेक करते हैं पल्लव डायनेस्टी से पल्लवी, पल्लव जाति का बात आता है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दिया है, जो पढ़ा है उसी को दिया है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कि हमारे जो बहुत लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, या जो हमें अपनी ही जातियों का शोषण करना सिखाया गया, हमारे देश में आक्रमण करके, हम प्रशासन करके, गलत तरीके से हमारे इतिहास को बदलकर हमें आपस में जो लड़ाना फूट डालना सिखाया गया, और उसी की प्रक्रिया ग्रंथ हमारे यहाँ धार्मिक सुधार आंदोलन या कहेंगे जातिवादी, एक दूसरे को हम लोग नोच चोथ रहे थे, खा रहे थे या झगड़ा कर रहे थे। तो उस समय हमारे कुछ विद्वान हुए जो कि इसका विरोध करने लगे, और विरोध की आग में इतना बह गए कि उन्हें अपना पुराना इतिहास भी शायद भगवान जाने मालूम चला या ना चला, शायद ना ही चला, तभी तो ये लोग इस तरह से विरोध किए कि ये आज भी प्रचलित देखने को मिलता है। जैसे देखते हैं कि गांधी जी जाति को समाप्त करने की नहीं बात करते हैं, लेकिन जातिवाद का विरोध करते हैं, छुआछूत भेदभाव की विरोध करते हैं, जो कि तथाकथित लोगों ने अपनी थोपी व्यवस्था के अनुसार हम लोगों में आपस में बांट कर दी और हम भेदभाव करने लगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर द्वारा जाति को समाप्त करने की बात कर जाती है, लेकिन B.R. अम्बेडकर स्वयं कहते हैं कि मैं महाबली राजा के समय या भरत राजा के समय में हम लोग क्षत्रिय थे, और सच में इसका प्रमाण मिलता है कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी वो जाति को खत्म करने की बात करते थे। तथा और इन सभी का एक मैं जिक्र भी अब शुरू करूंगा गांधी जी से पहले, कि यह सब देखते हुए भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए 1100 ईस्वी के बाद कुछ जो 17-12 आक्रमण हुए इस देश पर, उन लोगों ने हमारी शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दिया, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, तथा समाज में गलत अवधारणे फैलाए, जिससे हमारे यहाँ जातिवाद उग्र अवस्था में चला गया और हम लोग आपस में सनातनी लड़ने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ अपनी शिक्षा का अभाव रहा। उच्च शिक्षा शुरू किए क्योंकि उन्होंने कुछ सुनियोजित तरीकों से भेदभाव वाली शिक्षा प्रणाली दिया, तथा ये इन अंग्रेजों ने भी ऐसी ही, जिसमें वो लोग बताने की कोशिश करते थे, या आपस में हम लोग इतना वहीं अंग्रेजों की पढ़ी पढ़ाई बातों को ही देखना शुरू कर दिए थे या जानना शुरू करते थे, जिसके कारण हम लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय के क्षेत्र से क्षुद्र नहीं गुजारता था, ये देखने को या प्रमाण मिला है। दूसरे रास्ता से गुजरना पड़ता था, या ब्राह्मण क्षत्रिय के खाट पर क्षुद्र नहीं बैठता था, जबकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हर जाति में ब्राह्मण होते थे और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते थे। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग हायरार्की बना दिया है, और जन्म का आधार भी दिखने को यहाँ मिलने लगा। कई समय पहले से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र को छूने से अशुद्ध हो जाते थे, और ये लोग उनको मारने लगते थे, ये भी देखने को मिलता है। और केरल छत में मूलाकरण, इसका बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो अपनी दुकान या रोजी रोटी चलाते हैं, इन लोगों ने बड़ा गंभीर इसको विषय बनाकर बहुत प्रचारित करने की कोशिश किया है, और अपनी दुकान चलाने की भी कोशिश की है कोचिंग सेंटर वालों ने। हो सके तो मैं इन कोचिंग सेंटर वालों का नाम भी उजागर कर दूं। हो सकता है वो लोग मेरे को कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी आज खटिया खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि वो लोग तो केवल अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। अगर सच में एक गुरु हो तो गुरु की भांति समाज को जोड़ने का काम क्यों नहीं करते हो? किसी तरह अपने समाज को बचाने, अपने जाति को बचाने के क्यों काम नहीं किए तुम आज तक? बस तुम लड़ाने का काम करते हो। तो ये मूला कर्म की बात आप एक बार समझ लीजिए। ये
कई मुस्लिम जो टीचर हैं वो भी इसके बारे में बताते हैं। तो मैं भी बता देता हूँ कि ये मूलाक्रम क्या है। ये मूलाक्रम है क्षुद्र जो स्त्रियाँ थी, एक केरल के एक क्षेत्र में मूलाक्रम की विधि थी जिसमें क्षुद्र स्त्रियों को अपना ऊपर का स्तन या भाग ढककर उनके सामने नहीं जाना होता था। अगर वो ढके तो उनको लगान या कहे उनको पैसे देने पड़ते थे। इसी समय में हम देखते हैं कि एक स्त्री थी जो इसका विरोध करते हुए पैसे न देके अपना स्तन ही काट दी और उस क्रूर जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग थे, जो कि जिनका दिमाग सड़ गया था या सड़ा दिया गया था गलत शिक्षा पद्धति के माध्यम से, उनको वो दे देती है। तथा जो उस स्त्री के पति होते नाकाम होते हैं तो वो भी अपनी पत्नी के साथ प्राण त्याग देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गुरु बन के बहुत उभरे हैं, स्टार प्रचारक हो गए हैं। मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक लर्नर हूँ, सीखने वाला हूँ, और मैं अपना सीखा हुआ चीज़ समाज में बांटने की कोशिश करता हूँ। वो लोग गुरु बन बैठे हैं और ये लोग दिखाते हैं कि हमारी सनातनी संस्कृति में कैसी कुरीतियाँ हैं और हम लोग बहुत सड़े गले जाति हैं, जो कि विश्व में कहीं ऐसी सड़ी गली जाति नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि कैसी हमारी जाति व्यवस्था थी। अब हमारी ये भी देख लीजिए कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति में कितनों का आक्रमण हुआ। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में हुन, कुषाण, यवन, मंगोल, मुस्लिम, क्रिश्चियन, डच, फ्रेंच इत्यादि द्वारा 17 बार विभिन्न कालखंड में हमला किया गया तथा कुछ तो हमारी जाति में ही समाहित हो गए और भेदभाव करना शुरू कर दिया गया। बख्तियार खिलजी का प्रमाण मिलता है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का तहस-नहस किया, जो कि 6 महीने से ऊपर तक ये विश्वविद्यालय जलता रहा। लेकिन हमारे यहाँ प्रमाण मिलता है कि 200 से 250 विश्वविद्यालय या ऋषिकुल थे, जो कि समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ने की कोशिश की। इसमें तैमूर लोधी, अकबर, औरंगजेब, बहुत सारों का नाम होता है। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का समय आता है। वो 1835 में सर्वे करके वो देखता है कि फिर भी ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, फिर भी हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी जो कि कुछ बचा के रखी थी अपने क्षेत्रीय स्तर पर, अपने जाति और अपने समाज की शाख है, उसने उसको भी नष्ट कर दिया। अपनी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई और हमें पढ़ाने की कोशिश किया और हम पढ़ने लगे। और जो मैंने मूलाक्रम बताया उस पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म भी बनी है। अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो उसे भी देख लीजिए। लेकिन ये घटना सही में बहुत कष्टदायक है, लेकिन इसके पूर्व में भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने इतिहास को भी उठाओ जो है, न कि ये लोग जो उठा के तुम्हें परोसे हैं उसे नहीं। और न जाने जो मैंने कहा कि ये जब मैकाले हमारी शिक्षा पद्धति तोड़ गया, पूरी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उस समय 1,40,000 से ऊपर गुरुकुल थे। और अंग्रेजों के यहाँ कोई उस समय 1817 या 1835 के बीच में एक शायद विश्वविद्यालय, एक गुरुकुल बना था, स्कूल बना था। तब हमारे यहाँ 1,40,000 या जितनी हमारे यहाँ गाँवें थी उसमें एक गुरुकुल रहता था। लेकिन इनको सबको नष्ट करके इसने और भी भीषण रूप में हमें ढकेल दिया और भेदभाव को और विकराल रूप दे दिया, जिसमें हमारे यहाँ बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जिसमें आता है नाम स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी पेरियार, बी.आर. अम्बेडकर, रविदास, न जाने और कितने हुए, गांधी जी,
लेकिन इन लोगों ने कभी झांक कर नहीं देखा कि हमारी सनातनी संस्कृति कैसी थी। बस ये लोग सनातनी जाति का विरोध और प्रतिशोध की बात करते चले गए और इसे विकराल रूप देते गए। और धीरे धीरे जब अंग्रेजों का पतन शुरू हुआ तो उसके बाद B.R. अम्बेडकर जी ने भी अपना एक प्रयास किया और B.R. अम्बेडकर जाति के समाप्त करने का पक्षधर थे, लेकिन वे अपनी जाति का भी टाइटल नहीं हटा सके, बल्कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में किए। जाति के आधार पर जो 1947 से अब तक लागू है, जाति के आधार पर। और संविधान आने के बाद 1947 के शुरू होने के बाद धीरे धीरे जो एक सरकारी नौकरी में आरक्षण और ये सारी बातें आई, उसमें एक नए जाति की उत्पत्ति है। जैसे हमारे यहाँ कर्म के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ, उसी तरह एक अन्य अमीर जातियों का इस कालखंड में भी उदय हो गया, जो कि आगे चल के ये अगर हम लोग अपनी जातियों की मूल पहचान को नहीं पहचान पाए तो ये जाति उभर कर आएगी, लेकिन गरीबी निरंतर बनी रहेगी अगर ये जाति में कन्वर्ट हो गए तो। जैसे अमीर जात, नेता जात केंद्र सरकार का सांसद है, या नेता जात राज्य सरकार का, विधानसभा का या विधान परिषद का, या उसके बाद आप देखें कैबिनेट या 2 मंत्रालय में होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, IAS, IPS, IRS, IFS न जाने, फिर रेलवे सर्विस है, रेलवे एसोसिएशन, IAS एसोसिएशन, IPS, ग्रुप A जात, ग्रुप B जात, ग्रुप C जात है, मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर, इंजीनियर है, NDS, CDS, नेवी, CAPF, आर्मी, BSF, CISF, CRPF, एक्सेट्रा, डॉक्टर एसोसिएशन, वाइट कॉलर ग्रुप, एयरफोर्स एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन, व्यापार एसोसिएशन है। अब ये सारे भी एक नए तरह की जो शादी विवाह की परंपरा है, कुल रीत तो देखते हैं, एक नए जात खोजते हैं कि मुझे नौकरी वाला ही दूल्हा चाहिए या लड़की चाहिए जो कि हमसे शादी करे और हमारी जाति को या हमें एक नए जात के रूप में पहचान मिल सके कि मैं IAS का हूँ, या मैं डॉक्टर घर का हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, न कि मैं अपनी जाति का पहचान बनाऊँ जो आपकी मूल पहचान है। और आपकी जो सोने की चिड़िया की प्रधानता बनी इस युगों तक है। हमें लगता है कि राम युग से लेके 1000 ईस्वी तक जो हम लोग सोने की चिड़िया कहला है वो इसी जाति के आधार पर थी, लेकिन एक नए वर्ग का उदय है जो कि ये मुझे संभव तो नहीं लगता है कि ये कभी हमें सोने की चिड़िया बना पाएंगे। अभी तक तो देखने को नहीं मिला मुझे, शायद आगे बना पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे मैं मजबूर होकर मुझे लिखना पड़ा है, और इसको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट वाले अपने धंधे को, या फिल्म उद्योग वाले, या शिक्षण संस्थान, या NCERT किताबों, या कई सारे जो पत्रकारिता न्यूज वगैरह निकालते हैं, इन लोग जातियों पर बड़ा ही तर्क दिया और बड़े बड़े अपने आप को बड़े बड़े सुरमा दिखलाए, जो कि 1000 ईस्वी के बाद इन लोगों ने जो मुगलों और अंग्रेजों ने शुरू किया उसको ये लोग हमें आपस में लड़ते हुए दिखाया, और कई लोगों ने तो इसे अपनी रोजी रोटी का जरिया भी बना लिया। संगठन और राजनीतिक दल कुछ आर्मी या कुछ ऐसे संगठन है जो, जैसे मुझे कुछ स्लोगन मिला है, मैंने किताबों से पढ़ा है, अब न जाने क्या है। जैसे भीम आर्मी कहती है कि जय भीम जय मीम, कभी राम मंदिर नहीं बनने दूंगा क्योंकि वहां पर कभी कोई चमार या दुसाद पंडित नहीं बनेगा, जबकि हर जाति में ब्राह्मण बनने का मैं बात पहले ही जिक्र कर चुका हूं। उसके बाद आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवाद, वो कहती थी पहले तिलक तराजू और तलवार उनके
जो राजनीतिक एजेंडे थे इनको मारो जितने चार। उसके बाद इन्होंने एक नया स्लोगन स्टार्ट किया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पहले तो जाति जाति में लड़ाने की बात की, लेकिन बाद में सबको एकजुट करने की बात की और इलेक्शन में जीत कर भी आई और ये जीती भी और ये सीएम भी बनी रही मायावती जी। उसके बाद आता है आरजेडी और समाजवादी पार्टी की बात है। तो लालू जी कहते थे माई के लाल, मतलब माई फॉर मुस्लिम और लाल फॉर यादव, और इसमें ब्राह्मणों का भी साथ इनको मिल जाता था, जिसके कारण ये जातिवाद करके आगे निकल गए और बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। और ये मैं नहीं कहता, ये किताबों में लिखा है, मैं क्या बोलूँगा इनके बारे में, इन लोगों के बारे में। या शिवसेना जो है वो राजपूताना के लिए, या जय मराठी या छत्रपति शिवाजी का प्रतीक, लेकिन ये जातिवाद नहीं करते हैं, बल्कि ये क्षेत्रीयतावाद करने में बहुत निपुण माने जाते हैं। उसी तरह तृणमूल कांग्रेस है, ये भी बहुत राजनीति करती है जाति के नाम पर। चाहे मुस्लिम संगठन है, ये भी हमारी जातियों को आज भी तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिनको पैसे कमाने के लिए पता नहीं है कैसे गुरु, अपने आप को गुरु भी कहते हैं, सर भी कहलवाते हैं, और कभी ब्राह्मण की बुराई करते दिख जाते हैं अपने किताबों में, तो कभी किसी हरिजन पर या किसी पर अत्याचार को दिखाने की कोशिश कर देते हैं। उसमें इतना बह जाते हैं कि अपनी ये प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो जाति व्यवस्था में है उसको भी ये लोग भूल जाते हैं। और ये लोग कुछ भी बक देते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, कि कैसे भी मेरा रोजी रोटी चलते रहे, स्टूडेंट आते रहे, और इनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। उसी तरह फिल्म उद्योग वाले जो बहुत ही खतरनाक हो गए हैं, और ये लोग कभी ब्राह्मण को गुंडा या आतंकवादी दिखाते हैं, तो कभी क्षत्रिय को दिखाते हैं, तो कभी क्षत्रिय को दिखाते हैं, तो कभी वैश्य को दिखाते हैं, तो कभी शूद्रों को दिखाते हैं। ये हमेशा जातियों में घृणा पैदा करने की या अश्लीलता, नग्नता जितना परोस सके, हमारी बच्ची बेटियों को अश्लील नंगा के दौर से पहुंचा सके। एक कोई IITian है आचार्य, वो कहते हैं कि अब प्रत्येक घर में पोर्न स्टार जन्म ले चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे समाज को बर्बाद करने की कोशिश की गई है फिल्म उद्योगों के द्वारा, और जाति में लड़ाने की कोशिश की गई है। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करो कि प्रत्येक जितनी जातियों का हमने नाम लिया है, ये वीडियो उन सभी जातियों तक पहुंच जाए, ताकि ये लोग जान सके कि हमारी जातियों का इतिहास क्या रहा है, हम लोग आखिर थे क्या चीज़ जो कि सोने की चिड़िया इस देश को बनाए रखे, हर कालखंड में जो सबसे समृद्ध रहे। और इन 2 टके के यूट्यूबरों या कोचिंग सेंटर वाले को इनकी औकात भी मालूम चल सके, जो कहते हैं गुरु और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जोड़ने की बात तो उनके मुख से शायद पता नहीं कब निकलती होगी। मैं जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं तोड़ने वाली ही बात निकलती है, दुकान के नाम पे या रोजी रोटी के नाम पे। तो जरा इनको भी जवाब मिल जाए। और ये जवाब मैं नहीं देना चाहता, ये आप दो। आप एक जाति से हो और आपका परिचय आपके घर में खुद है। आप अपने पेरेंट्स, दादा बुजुर्गों से बात करो, अपनी जाति के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, और उनसे बात करके पूछो कि तुम्हारी जाति आखिर चीज़ क्या है। और उसके बाद, और मुझे ज़्यादा मशहूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा नाम भी नहीं लेना कहीं ज़्यादा, बस केवल
और मुझे सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ फ्री में ये सारे जो यूपीएससी का सिलेबस है केवल डिस्कस करना है, और ये बच्चों को पढ़ने का प्लेटफॉर्म है, न कि सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। जो भी मतलब गरीब परिवार के लड़के हैं वो यहाँ आके जो भी मैं वीडियो बना के डालता हूँ उसको देखे और उसको राइट डाउन करे, लिखे, न कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बल्कि अपनी जाति के बारे में जानो, अपनी मूल पहचान जानो। इन सबको एक्सपोज करते रहो, जहाँ देखो, यूट्यूब पर, कहीं भी देखो, रोड पर जो भी ऐसी अनर्गल बातें करता है इसको एक्सपोज करो। और फिर से एक बार सनातनी संस्कृति में जाति को अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करो, और इस सनातनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ, ताकि फिर से हम सोने की चिड़िया बना सके। तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा मुख्यमंत्री और ये जो प्रयास कर रहे हैं, इनकी प्रयास में सेंध लगाने का बस एक ही तरीका है कि जो हमारी जाति व्यवस्था में कर्म जो निर्धारित किए गए हैं कि जो ये व्यक्ति, ये जाति ऐसा कर्म करेगा, उस कर्म के आधार पर जो भी किसी भी गांव में जो भी सबसे समृद्ध व्यक्ति होगा, उस जाति, जिस जाति का भी हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, किसी भी जाति को, वो अपने गांव शहर में एक उद्योग स्थापित करे। अगर उसके पास पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करे जुटा के, और उद्योग स्थापित करके और रोजगार दे, और वहाँ गवर्नमेंट को दिखाए कि देखो मैं इस जाति से हूँ और इस जाति का मैं, ये हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, और इसी के द्वारा हम लोग फिर से हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, न कि सरकार के माध्यम से सोने की चिड़िया बनाएंगे। और इसे बना कर दिखाओ, और तब ये मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। और लेकिन ये वीडियो सभी जाति तक पहुंचनी चाहिए। जितनी जातियों का मैंने जिक्र किया है यहाँ पर, कम से कम इतनी जातियों तक पहुंचाओ, और उन लोगों को औकात भी दिखाओ, और प्लस में एक प्रयास भी जारी होना चाहिए कि हम लोग एक उद्योग आधारित जाति का निर्माण करें, जो कि पहले स्थापित कर चुके थे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इत्यादि जो हम लोग पहले हमारे यहाँ था, जो हम लोग व्यापार वगैरह करते थे, प्राचीन काल मध्यकाल तक देखने को मिला है। अंग्रेजों ने हमारा कुटीर उद्योग को ब्रेक किया, जिसे जीवंत करने की कोशिश भारत सरकार भी इस समय कर रही है, तथा कुछ हथकरघा उद्योग या खादी उद्योग को प्रोत्साहन भी दिया गया है। अगर हम लोग इसका प्रयास करते हैं तो और भी ये समृद्ध हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा। आप लोग कोशिश करके देखो, ये जरूर होगा। और हर गांव, हर शहर में अगर हम लोग एक एक उद्योग 100 व्यक्ति या हजार व्यक्ति का भी स्थापित कर देते हैं, या 500 का भी, तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ से ये समृद्धि धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी, और हम लोग फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और जिसे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अपना झांको इतिहास में और खुद से कोशिश करो। अगर इतनी जानकारी निकाल सको तो अच्छी बात है। और बहुत सारी जानकारी तो तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम खुद से सर्च कर सकते हो। मुझे क्या बताना, लेकिन मजबूरी में मुझे आके बताना पड़ रहा है। ऐसे पाखंडियों के चलते जो कि हरकतें कर जाते हैं समाज में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इसे देखने के बाद अंदर से दिल झकझोर सा जाता है, जिसके कारण मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग कोशिश करो ताकि हम लोग जीवित हो सके फिर से एक जाति के नाम पे, ना कि जातिवाद जो इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। बस इतना ही कहना है मेरा। धन्यवाद।